कमरे की फिजा नीम तारीख थी। एसी की खनकी ने नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी के साथ मिलकर एक पुरफुसू माहौल पैदा कर रखा था। उस ठंडे नीम तारीख कमरे के अंदर सिगरेट की मखसूस महक रची हुई थी। बेड के साथ रखी उस बड़ी सी बैक वाली मनकिश कुर्सी पर बैठे उस भूरी आंखों वाले शख्स के हाथों में वो सिगरेट था, जिसकी राख वक्फे वक्फे से वो मेज पर पड़ी एश ट्रे के अंदर छाड़ रहा था। पिछले आधे घंटे के दौरान ये उसका तीसरा सिगरेट था। मुसलसल की जाने वाली ये स्मोकिंग बता रही थी कि वो ज़हनी तौर पर कितना डिस्टर्ब है। गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने दायां हाथ दोबारा से अपने लबों तक ले जाकर एक गहरा कश लिया। भूरी आंखों में एक दफा फिर से बेचैनी उभरी। सामने लगे बड़े से आईने में उसका अक्स नजर आ रहा था। स्याह रंग का शलवार कमीज, कीमती स्याह जूते जो टांग के ऊपर टांग रखकर बड़े क्रूफर से बैठने की वजह से आईने में वाजे नजर आ रहे थे। माथे पर गिरते ब्राउन बाल और चेहरे पर फैली गहरी सोच आईने में नजर आता उसका अक्स बताता था कि उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। कमरे की सजावट और उसमें मौजूद साजो सामान चिल्ला चिल्ला कर अपनी कीमती होने का सबूत दे रहे थे। बिलाशुबा वो हैसियत में किसी से कम ना था। वो बहराम खान था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के छक्के छूट जाया करते थे। कमरे की खामोशी को हल्की सी चिड़चिड़ाहट ने तोड़ा। ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलते ही रोशनी की पतली सी लकीर उस अंधे कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे बहराम खान के चेहरे पर इंतहाई नफरत भरा तासुर बिखर गया। माथे पर बल पड़े और उसने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पूरी कुव्वत से एशट्रे में मसल डाली। दरवाज़ा हुनूस खुला था। रोशनी की लकीर यूं ही अंदर दाखिल होकर कमरे को रोशन कर रही थी। बहराम खान ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। दरवाजे में वही खड़ी थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही किचन की मखसूस मसालों की बू भी साथ कमरे में दाखिल हुई थी। बहराम खान ने बेजारी से अपना नाक सकोड़ा और एक झटके से अपनी कुर्सी छोड़ता उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी उस 18 साल नाजुक सी लड़की ने सहम कर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी यहाँ तक कि उसके कमरे से भी अपनी मर्जी से जाने का इख्तियार नहीं रखती थी। बहराम खान ने एक सर्द निगाह सामने खड़े उस वजूद पर डाली। बालों की लंबी सी चोटी में से लटे निकालकर उसके चेहरे के इतराफ में बिखर रही थी। माथे पर पसीना था और उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश थी। यही वजह थी कि उसके सफ़ेद गालों पर सुर्खी बिखर रही थी। वो मुसलसल अपने हाथों की उंगलियां चिटखा रही थी और बहराम खान के लबों पर एक इस्तेहसाया मुस्कुराहट बिखर गई। वाह, बहराम खान के कमरे में देखो तो कौन आया है। मैं जिसकी क्लास, जिसकी चॉइस और जिसके स्टैंडर्ड का एक ज़माना गवाह है। मैं जो लोगों को देने के लिए किसी घटिया और सस्ती चीज़ का इंतखाब नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी एंटीक चीज़ दाखिल कर दी गई है जिसके पूरे वजूद पर बस एक ही टैग लगा हुआ है, बेकार और यूजलेस। बहराम खान की सर्द आवाज़ कमरे की खामोशी पर हथौड़े बरसा रही थी। दरवाजे के सामने खड़ी अमल की आंखों में तेजी से आंसू जमा हुए। उसने सर उठाकर सामने खड़े उस शख्स की जानिब देखा। हमेशा की तरह आज भी उसके चेहरे पर बस नफरत ही नफरत थी, मगर आज उस नफरत में खास बात थी, और क्यों ना होती। आज वो पहली दफा उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आज उन दोनों का रिश्ता जो बदल गया था। अमल ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। बहराम खान ने यकलख्त आगे बढ़कर उसे दोनों कंधों से थामा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने ऑफिस में मासी या स्वीपर भी नहीं रखता, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बना दिया गया है। मेरी मनकुआ बहराम खान की बीवी। मेरा तो खुद पर हंसने का जी चाहता है। सर्द लहजे में बोलते बोलते वो अचानक ही इस्तेहसाया अंदाज में हंस पड़ा। अमल ने हैरत से आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में आंसुओं के साथ ठुकराए जाने की अज़ियत थी। ऐसे क्या देख रही हो? लगता है कि तुम्हें अपने हुस्न पर बड़ा नाज है। सहेलियों ने सिखाकर भेजा होगा ना कि अपने हुस्न से अपने शौहर को घायल कर लेना। अब मुझे काबू करना चाहती हो, है ना? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक अमल को महसूस हुई तो उसने बेइख्तियार अपनी सांस को रोका। खुद को छुड़ाते उसने पलटने की कोशिश की। वो उस शख्स के तंस नहीं सह सकती थी। अब चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, भले चचा और चची मुझे जान से क्यों ना मार दे। दिल में अज़्म करते वो दरवाजे की सिमत पलटी थी, मगर बहराम खान के मजबूत गिरफ्तने से एक दफ़ा फिर मोड़ कर अपने सामने किया। अब की बार उसने अपना और अमल का दरमियानी फासला बिल्कुल ही ख़त्म कर डाला था। अमल को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। इतनी जल्दी घबरा गई? क्या सोचा था तुमने? 2-4 अदाएं दिखाकर बहराम खान को अपनी मुट्ठी में कर लोगी? शहर आना चाहती थी तो वैसे ही मुझे बता देती, लेकिन इतना ऊंचा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे ही वालिदैन को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जो रुतबा तुम्हें चाहिए था उसके पीछे कितनी अजियत छुपी है ये तुम्हें आज पता चलेगा। बहराम खान के लहजे में संगीनी उतर आई। अमल सर से लेकर पैर तक बुरी तरह से कांप उठी। ये सब मैंने नहीं किया, वो भीगी हुई आवाज में बोली, जब बहराम खान की आंखों में एक नफरत भरा तासुर उभरा। बंद करो झूठ बोलना। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने ही किया है और अब इसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। उसकी आवाज में नफरत उतर आई।
अमल का दिल गोया धड़कना ही भूल गया। उसे अपनी गर्दन पर बहराम हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो अपने उसका दरमियानी फासला मिटाता चला गया और अचानक ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चोटी को मुट्ठी में जकड़ते बहराम खान के हाथ एक पल के लिए साकित हुए। खुदा के लिए मेरा यकीन करें, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। उसकी भीगी हुई आवाज पर बहराम खान ने गहरी सांस लेकर खुद पर जैसे काबू पाया था। एक झटके से उसके बाल छोड़ते उसने धकेलने के से अंदाज में अमल को पीछे किया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और सांस उखड़ी हुई थी। बहराम खान ने मुट्ठियां भींचकर अपने अंदर उठते जवार भाटे पर काबू पाया। उम्र में उससे आधी लड़की ने उसे जिस तरह उसके वालिदैन के सामने रुस्वा किया था, वो बात वो कभी नहीं भूल सकता था। जेब में बजते मुसलसल मोबाइल फोन की आवाज पर झुंझुलाकर बहराम ने मोबाइल बाहर निकाला। मोबाइल पर जगमगाते कामरान के नंबर को देखकर बहराम खान ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। अपने उस देरीना दोस्त से ना तो वो कुछ छुपाता था, ना ही उसे कुछ बताने की जरूरत पड़ती थी। कामरान यूं ही उसकी आवाज से सब कुछ पहचान जाया करता था, लेकिन बहराम नहीं जानता था कि उस वक्त कामरान जाने के वो किस कैफियत से गुजरा है। आखिरकार आज रात उसकी वलीमे की दावत थी। फोन कान से लगाते ही बहराम खान ने संजीदा आवाज में हेलो कहा और दूसरी जाने मौजूद कामरान ने चहकते हुए उससे नाराजगी का इजहार किया। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पहले तूने चुपचाप खुद शादी कर ली, अपनी शादी में तो बुलाया तक नहीं, और अब आज मेरा वलीमा है तो सुबह से बहाने कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। भाभी को लेकर शाम 8 बजे तक हॉल में पहुंच जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार भरे अंदाज में धूंस जमाते कामरान ने फोन काट दिया। बहराम ने एक सुलगती हुई निगाह दरवाजे के पास खड़ी अमल पर डाली, जो अपने आंसू पूंछते हुए हल्कान हो रही थी। भाभी, कामरान का लफ्ज उसके जहन में उभरा तो एक दफा फिर बहराम के अंदर एक नफरत भरा उबाल उठा। उसने सर से लेकर पैर तक अमल का जायजा लिया। सादा सा सूट जिस पर चाह बजा तेल के छींटे पड़े हुए थे, मसालों की बू उसके पूरे वजूद में रच बस चुकी थी। वो हसीन थी, सब्ज आंखें, घने बाल, सुर्ख तराशीदा लब और उठी हुई सुधवा नाक, लेकिन उस वक्त वो जिस हुलिये में खड़ी थी वो कहीं से भी बहराम खान की बीवी नहीं लग रही थी। अपने अंदर उठी नागवारी को बमुश्किल दबाते बहराम खान ने खुद पर काबू पाया। अपना हुलिया देखा है तुमने? यूं लग रहा है कि जैसे अभी अभी खाना बदोशों की महफिल से उठकर आई हो। कम से कम 2-4 ढंग के जोड़े ही खरीद लेती, बाकी सारी प्लानिंग का तो वक्त था तुम्हारे पास। वो झुंझुलाई हुई आवाज में बोला। अमल ने हैरत से सर उठाकर सामने खड़े उस शख्स की जानिब देखा, जो चंद लम्हे पहले तक तो उसके वजूद से ही इनकारी था। अभी यकलख्त उसे उसके हुलिये से फिक्रमंदी होने लगी। अमल ने बेबसी से सर झुका लिया। बहराम खान ने पलटकर अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर मौजूद कितार से लगी हुई अपनी शर्टों में से एक शर्ट और एक ट्राउजर निकालकर उसने बेड पर पटका। वॉशरूम में जाओ, नहाकर चेंज करो। ये मसालों को डिब्बा बनकर तो मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। उसने एक और हुक्म सादिर किया। अमल का वजूद ठंडा करने लगा, मगर वो जानती थी कि उस पहाड़ जैसे शख्स के हुक्म से इनकार करने का मतलब क्या था। सो वो खामोशी से ड्रेस उठाकर वॉशरूम में जा घुसी। दाएं बाएं टहलते हुए बहराम खान ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया था। 10 मिनट के बाद वो वॉशरूम से निकली तो झुंझुलाते हुए बहराम खान ने मुड़कर उसे देखा, लेकिन अगले ही पल साकित रह गया। वो नहाकर आई थी, गीले बालों में से पानी की बूंदें टपक रही थी। अपने बालों से वो खुद भी परेशान हो रही थी और वो थे ही इतने घने और लंबे। मुतनासिब वजूद पर सफ़ेद रंग की शर्ट नुमाया हो रही थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शायद वो ऐसे लिबास की आदी न थी, इसीलिए बार बार शर्ट की आधी आस्तीनों को खींच खींच कर खुद को ढांपने की कोशिश कर रही थी। बहराम खान की आंखों में पसंदीदगी का तासुर उभरा, मगर अगले ही पल उसने नजर चुरा ली। ये हेयर ड्रायर है, इससे अपने बाल खुश्क करो और नीचे गाड़ी में आ जाओ। 5 मिनट से ज्यादा का वक्त मत लगाना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मुझे इंतजार की आदत नहीं। संजीदगी से कहते हेयर ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो पलट कर दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। अमल ने बेबसी से आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। न जाने और कितने इम्तहानात उसे देने थे। घबराए हुए अंदाज में हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश्क करती वो अपनी आंखों में आने वाले आंसू को जब्त कर रही थी। गाड़ी में बैठे बहराम खान की नजरें दरवाजे पर जमी थी। ठीक 5 मिनट के बाद वो गाड़ी की सिमत आती दिखाई दी तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो खामोशी से आकर पिछली तरफ का दरवाजा खोलकर बैठने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेहरबानी करके आगे बैठो। पथरीली आवाज में अमल ने एक नजर आगे बैठे बहराम खान को देखा, फिर खामोशी से आगे उसके बराबर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही बगैर एक लफ्ज बोले बहराम खान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर के बाद वो शहर के जाने माने बुटीक में मौजूद था। यहाँ से अपने लिए कपड़े और कुछ चीजें खरीद लो। रात को मेरे दोस्त का वलीमा है, अपने इसी टिपिकल गवारों वाले होली में वहां मत जाना। वो एक दफा फिर कटीले अंदाज में कहता उसकी इज्जत नफ्स का खून कर गया था। खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतर आई। बुटीक की रोशनियां उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। अमल की हथेलियों पर पसीना उतरने लगा और एक से बढ़कर एक लिबास था और हर लिबास के साथ लटकते प्राइस टैग को देखकर अमल का हलक खुश्क होने लग जाता।
इतने महंगे कपड़े तो उसने कभी ख्वाब में पहनने का भी नहीं सोचा था। सारी जिंदगी तो वो चाची की उतरन पहनती आई थी, अब वो नए कपड़े पहन लेती, और वो भी इतने महंगे। सुर्ख रंग के खूबसूरत से लिबास के सामने खड़ी वो गुमसुम सी हो गई। लिबास बेहद खूबसूरत था। अमल को याद आया किसी वक्त में सुर्ख रंग उसका पसंदीदा हुआ करता था, मगर फिर एक दफ़ा दोस्त से मांगकर सुर्ख रंग का लिबास पहनने पर चाची ने उसे इतना बुरा मारा कि ये रंग ही उसकी पसंद की फहरिस्त से निकल गया। क्या बात है, क्या कुछ पसंद नहीं आ रहा? बहराम खान की आवाज़ पर वो उछल ही तो पड़ी थी। चाची का तस्वुर जहन से गायब हुआ। बहराम ने बगौर उसका जद बढ़ता चेहरा देखा। उसके दिल में छाए नफरत के तासुरात कुछ कम हुए थे। जाओ ये पहन कर आ जाओ, अगर तुम्हारे साइज का है तो ले लेते हैं। उसने वो सुर्ख ड्रेस उठाकर अमल के हाथ में थमा दिया। अमल ने बमुश्किल नफी में सर हिलाया। नहीं, ये बहुत महंगा है, मुझे कहीं और ले चलें। ऐसा करें कि बाजार में ले जाएं, मैं वहां से सस्ते कपड़े ले लूंगी। उसकी बात पर बहराम खान का दिल चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारे। पैसे तुमने देने हैं, जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है कि ये महंगा है या सस्ता? मैंने जितना कहा है उतना करो, सख्त लहजे में कहते उसने अमल के हाथ में वो ड्रेस थमा दिया था। अमल की आंखों में नमी उतरी। ये शख्स बार बार बेइज्जत करके कितना खुश होता था। ड्रेस लेकर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर के बाद वो ड्रेस तब्दील करके बाहर निकली। बहराम खान जो अपने मोबाइल पर मसरूफ था, उसने जरा की जरा निगाह उठाकर उस सिमत देखा और फिर जैसे निगाह पलटना ही भूल गया हो। अगर वो मगरबी लिबास में कयामत ढा रही थी, तब वो सुर्ख रंग की मशरकी ड्रेस में भी वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। बहराम खान ने बमुश्किल अपनी निगाह चुराई। क्या हो गया है मुझे? एक मिचौर आदमी होते हुए भी मैं एक लड़की के हुस्न पर मिटा जा रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे साथ क्या किया। सर झटकते हुए बहराम खान ने चंद मजीद ड्रेसेस निकालकर सेल्स गर्ल के हाथ में रख दिए। बड़े बड़े शॉपर उठाए। जिस वक्त वो दोनों उस बुटीक से बाहर निकले और अमल का जहन बार बार भटक कर माजी की तरफ जा रहा था। वो क्या थी और क्या बन गई थी, लेकिन वो जानती थी कि खुशियों की उम्र ज्यादा तवील नहीं थी। अमल ने एक निगाह उठाकर गाड़ी का दरवाजा खोलते बहराम खान के सिमत देखा। वो जानती थी कि ये शख्स उससे नफरत करता है, और नफरत करने के लिए उसके पास वजह भी तो थी, उसका माजी। गहरी सांस लेकर अमल गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी आगे की सिमत सफर करने लगी और अमल का जहन पीछे की तरफ। उसे याद था वो 12 साल की थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हुआ। वालिदैन का इंतकाल तो शायद वो सह जाती, लेकिन उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये इतना बड़ा सवालिया निशान था कि वो रोना भूलकर चुपचाप सबकी शक्लें देख रही थी। जब बाप की शक्ल से मिलते जुलते चेहरे वाले एक शख्स ने आकर उसके सर पर हाथ रखा। वो इसहाक चचा थे। अमल ने सुन रखा था कि उनके आबाई गांव में उनकी बहुत बड़ी हवेली है, जहां वो बादशाहों की तरह की जिंदगी गुजारते हैं। अमल यकटक उनका चेहरा देखती रही। अपना सामान ले आओ, हमें वापस जाना है, तुम हमारे साथ ही जाओगी। अब इस एक कमरे के मकान में तुम तो नहीं रह सकती। उनके लहजे में बेजारी थी। अमल ने अपना सर झुका लिया और वो ये भी ना कह सकी, अभी तो उसके वालिदैन का सोई भी नहीं हुआ था। अचानक हादसे ने उन दोनों की जान क्या ली, वो जैसे दुनिया वालों के लिए एक फूली बसरी चीज बन गए थे। मगर उसने कुछ न कहा और 2 जोड़े बैग में रखकर बाहर चली आई, जहां चचा और उनकी बेगम खड़े बेजारी से उस छोटे से मकान को देख रहे थे। मेरे जूते जरा साफ कर दो, इनमें मट्टी अटी हुई है, कलियों की वजह से खराब हो गए हैं और इतने महंगे लिए थे। चची जान की नखुवत भरी आवाज पर अमल ने हैरत से उन्हें देखा। वो अपने पैरों में पहने हुए स्याह हील वाले जूतों की तरफ इशारा कर रही थी। अमल की आंखों में आंसू आने लगे। उसका मुस्तकबिल क्या था, उससे इस बात का इशारा मिल गया था, मगर किस्मत इतनी बुरी थी कि कोई रिश्तेदार उसे अपने घर में अपने साथ ले जाने को तैयार ही न था। सिर्फ एक चचा जान ही थे, जिन्होंने पहले तो अपने गरीब भाई के सर पर कभी भी हाथ नहीं रखा था और उनके हिस्से की जमीन आधी से ज्यादा हड़प कर चुके थे। लेकिन न जाने दुनिया दिखावे के लिए या फिर खुदा तरसी के नाम पर अमल को अपने साथ घर ले जाने पर तैयार थे। अमल ने लरसते हाथों से चची जान का जूता साफ किया तो वो बेनियाजी से घर से बाहर निकल गई। चचा जान भी उनके पीछे पीछे जाकर बाहर गाड़ी में बैठ गए। शानदार बड़ी सी गाड़ी थी। 2 बॉडीगार्ड्स जैसे मुलाजिम थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। अमल को अंदाजा हुआ कि उसका चचा कोई बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत था। खामोशी से वो गाड़ी में उनके पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही चची ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और ओह खुदाया, तुम लोग कोई परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? अमल को शदीद किस्म की शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसने सर झुकाकर अपने वजूद का जायजा लिया। कल के पहने हुए कपड़े, पैरों में पुरानी सी चप्पल और सर पर ओढ़ी हुई बड़ी सी स्याह चादर। वो सिर्फ 12 बरस की उम्र में बड़ी हो गई थी। अपने वजूद से की जाने वाली चची की ये नफरत बिल्कुल बेजवाज थी। उसे तब समझ आया जब उसने हवेली में कदम रखा। कई लोग ठटक कर उसे देखने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इसे अपने पीछे किसी मुलाजिम की सरगोशी सुनाई दी। अमल ने सर झुका लिया और वो हसीन थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो गरीब थी और ये बात चची जान सबको बता रही थी। वो उसे एहसान करके अपने साथ हवेली तो ले आई थी, लेकिन उन्हें अमल का वजूद कांटे की तरह चुभता था। हवेली में कई मुलाजमीन के होने के बावजूद वो सुबह से लेकर रात तक अमल से काम करवाती। अपनी टांगे दुबवाना तो उनका पसंदीदा मशगला था।
दिन भर की थकी हारी अमल कई कई घंटे उनकी टांगें दबाती रहती, मगर उन्हें सुकून ना आता। हवेली में एक शख्स और भी था जिसका चर्चा हर मुलाजिम की जुबान पर होता। वो सब उससे खौफ खाते थे, बहराम खान। वो उम्र में अमल से 10 साल बड़ा था, लेकिन उसके हवेली में दाखिल होते ही अमल कोशिश करती कि वो ऐसी जगह जा छुपे जहाँ से कभी वापस न निकले। वो जितनी देर रहता सबको तिगनी का नाच नचाए रखता, और अमल तो वैसे भी घर का सबसे फालतू इंसान थी। बस एक ही बात शुक्र की थी कि वो हवेली में आता ही कम कम था। वो अपने शहर वाले घर में रहता था, वहाँ बिजनेस सेट कर रहा था, और चचा जान की जुबानी ही उसे पता चला था कि वो बहराम खान की बाज़ हरकतों पर सख्त नाखुश थे। वो हरकतें क्या थी ये उस रोज़ अमल को भी पता चल गया था। वो 16 बरस की थी जब वो अपने स्टोर जैसे कमरे में किताबें लिए बैठी थी। उसका सुबह आखिरी पर्चा था और आंखें बंद कर करके वो सबक याद करने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी। दिन भर कामकाज के बाद उसे अभी तो पढ़ने का मौका मिला था जब उसे दरवाजे पर होती दस्तक सुनाई दी। कौन है? वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। चची जान अब कोई काम ना कह दे, उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी। हल्का सा दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर अमल की आंखें भी यकीनी से फैल गई। अब वो भी इख्तियार घबरा कर उठी, किताब हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। वो बहराम खान था, स्याह रंग की टी शर्ट और जीन्स पहने। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और आंखों में हल्की सी सुर्खी। आप यहाँ क्यों आए हैं रात के इस वक्त? अमल बुरी तरह से लरस कर रह गई। बहराम खान ने एक बेजार निगाह सामने खड़ी उस लड़की पर डाली जिसके लंबे घने बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। सिर्फ 16 बरस की उम्र में ही वो हुस्न की मिराज पर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और खौफ एक साथ हलकोरे ले रहे थे। बहराम खान को जी भर कर उकताहट हुई। बाहर आओ, मेरे कुछ मेहमान आए हैं और इस वक्त वो मेरे कमरे में है। मैंने किचन में कुछ खाने पीने का सामान लाकर रखा है, वो प्लेटों में निकाल कर मेरे कमरे में लेकर आओ। तहकुमाना अंदाज में कहता वो गहरी निगाह उस पर डालकर मरने लगा था। अमल के 14 तबक रोशन हुए। रात के इस पहर वो उसके कमरे में जाने का सोच भी नहीं सकती थी। वो कितना अड़ियल बदमिजाज इंसान था, इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी और हवेली का हर शख्स उसे खौफ खाता था। यहाँ तक कि खुद चची जान भी बहराम का नाम सुनते ही गड़बड़ा जाती। ये तो शुक्र था कि वो हवेली में कम और अपने शहर वाले घर में ज्यादा रहता था, लेकिन आज वो उसे आधी रात को अपने कमरे में क्यों बुला रहा था? मैं वहां नहीं आऊंगी, आप किसी मुलाजमा को चुका दें। सुबह मेरा पेपर है और मुझे उसकी तैयारी करनी है, अमल ने बेबसी भरे लहजे में कहा। अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उसने बहराम खान को इनकार किया। वो जो मुतमिन अंदाज में दरवाजे से बाहर निकल रहा था बेसाख्ता पलटा और उसकी आंखों में हैरत थी। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम बाहर आओगे या नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि किचन में सामान पड़ा है, वो प्लेटों में निकालकर मेरे कमरे में लेकर आओ। इनकार करने का मतलब तुम जानती हो? अभी अम्मा जान को उठाकर कह दूंगा कि तुमने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया है, सर्द लहजे में कहते उसने अमल के सर पर बॉम्ब फोड़ा। अमल की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसने बेबसी से जमीन पर पड़ी किताब की तरफ देखा। अब तो फेल होना पक्का था। बहराम खान पलटकर कमरे से बाहर जा चुका था। बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ती वो भी कमरे से बाहर निकल आई और रात के 2 बजे का वक्त था। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। इक्का दुक्का बत्तियां रोशन थी। वो राहदारियों में से गुजरती हवेली के किचन तक चली आई। आधा दिन तो उसे किचन में गुजरता था, अब आधी रात तक भी यही काम करना पड़ेगा। तलखी से सर छटकते उसने शेल्फ पर बड़े डिब्बे को खोल खोल कर देखे। शायद वो लोग किसी पार्टी की नीयत से इकट्ठे हुए थे। खाने पीने का बहुत सामान था। अमल ने एहतियात से हर चीज मुख्तलिफ प्लेटों में निकाली। उसका जहन अपनी किताब और पर्चे में उलझा हुआ था और ट्रे सजाकर वो बहराम खान के कमरे की तरफ चली आई। दरवाजा बंद था, अंदर से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अमल ने बेबसी से हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा और फिर ट्रे जमीन पर रखकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। बहराम खान की भारी आवाज पर अमल के कदमों तले से जमीन निकली थी। वो उससे बेहद खौफजदा रहती थी। छोकर ट्रे उठाते उसने दिल ही दिल में 2-3 कुरानी दुआएं पढ़ी और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन अंदर कदम रखते ही अमल के 14 तबक रोशन हो गए। सामने का मंजर उसकी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था। बहराम खान के शानदार कमरे में उस वक्त वो अकेला न था। उसके साथ 3 और दोस्त भी थे जो उसी की उम्र के थे और हुलिये और चेहरे से वो सब उसी की कमाश के लग रहे थे। बिगड़े हुए अमीरजादे, क्योंकि सबके सामने टेबल पर धरी सुर्ख रंग की बोतल में उसे आधा मशरूब पिया जा चुका था। कमरे में सिगरेट और अल्कोहल की मिली जुली बू थी। गिलासों में सुर्ख रंग का मशरूब था और कमरे की नीम तारीख फिजा अजीब सा माहौल बना रही थी। अमल के हाथों में ट्रे लरसने लगा। ये आप लोगों का खाना। बमुश्किल चंद लफ्ज़ अदा करते उसने घबरा कर ट्रे सामने मेज पर धरी थी। सामने बैठा बहराम खान मुसलसल अपने मोबाइल पर मसरूफ था। वाह, ये मशरकी ब्यूटी कमाल की चीज है यार। इतनी यंग एज में इतनी कामलियत, मुझसे तो निगाह ही नहीं हटाई जा रही। कौन है ये? दिलचस्पी और इश्तियाक भरी आवाज पर अमल ने सर उठाकर देखा। वो बहराम खान का कोई दोस्त ही था। चेहरे से अंदाजा होता था कि आधी जिंदगी किसी बाहर के मुल्क में गुजार कर आया है।
अंदाज वैसे ही थे। हाथों में पकड़ी सिगरेट एश ट्रे में मसलते वो धीरे धीरे चलता अमल के करीब आया। अमल को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैं जाऊं? उसने पलटकर बहराम खान से पूछा, जो मोबाइल वापस जेब में रखते अफसर उठाकर उसे देख रहा था। कहाँ जाऊं? रात के वक्त बाकी सारे लवाजमात मौजूद हैं तो तुम्हें कैसे जाने दें? हमारे साथ बैठो ना, हमारी कंपनी को एंजॉय करो। सामने खड़े शख्स ने अचानक अमल की कमर में हाथ डालकर उसे अपने से करीब किया था। अमल के कदमों तले से जमीन निकल गई। दूर हटें आप, ये क्या बदतमीजी है? उसने यकलक दाएं हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था और साथ ही उसे जोरदार धक्का देकर पीछे की तरफ धकेला। उसका सांस फूल रहा था, हाथ पांव लरस रहे थे। सामने खड़े शख्स ने हक्का बक्का होते अपने दाएं गाल पर हाथ रखा जहां उस सामने खड़ी लड़की ने थप्पड़ मारा था और अगले ही पल उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। यू लिटिल, इतनी औकात तेरी? वो यकलख्त गुर्राते हुए आगे बढ़ा। अमल को जमीन और आसमान घूमते हुए दिखाई दिए। उसने शिद्दत से अपनी आंखें मींच ली और तभी सामने बैठे बहराम खान ने यकलख्त आगे बढ़कर अपने दोस्त को थामा। बस कर यार, हवेली की मुलाजमा है, मामूली सी है और इतना गिर गया है तेरा मयार। जो कुछ करना है हवेली से बाहर जाकर करना, यहाँ पर ऐसी चीजों की इजाजत नहीं। दो ठोक अंदाज में कहते उसने अपने साथी को पीछे किया। अमल की आंखों में आंसू जमा होने लगे। एक नफरत भरी निगाह उसने बहराम खान की सिमत डाली। वो किरदार से इतना गिरा हुआ था, ये बात उसे आज पता चल गई थी। उसमें हर बुराई मौजूद थी, ये बात आज साबित हो चुकी थी। जाओ तुम अपने कमरे में। बहराम खान ने मड़कर एक सर्द निगाह अमल की सिमत डाली। वो तेजी से पलटी, लेकिन अभी उसने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा ही था जब उसे अपने पीछे बहराम खान की आवाज सुनाई दी। खबरदार, अगर तुमने अम्मा जान या बाबा जान से इस बारे में कोई शिकायत की, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें रात को अपने कमरे में बुलाया था। यहाँ कोई नहीं आया, समझी? उसकी काट धार आवाज सुनते ही अमल के पूरे वजूद में नफरत की एक लहर फैल गई थी। ये शख्स इस लायक ही नहीं था कि उससे बात की जाती। तेजी से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने चंद गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अंदर चंद लम्हे कबल जो कुछ हुआ था वो उसका दिल दहला देने के लिए काफी था। हवेली में ये सब कुछ होने लगा था। बहराम खान इतना गिरा हुआ इंसान था, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कहाँ का पर्चा, कैसी पढ़ाई, वो सब भूल गई। कमरे में आकर बेबसी से अपने नाखून चबाते वो मुसलसल दरवाजे पर निगाहें जमाए बैठी रही। हालांकि उसने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी और दरवाजे के सामने एक कुर्सी भी धकेल कर रख दी, मगर नामालूम कैसा खौफ था जो पूरी रात उसे अपने हिसाब में लिए रखा। फजर की अजान बुलंद हुई तो चलती हुई आंखें बंद करते अमल ने गहरी सांस ली। शुक्र था कि रात गुजर गई थी। नमाज पढ़कर वो खामोशी से किचन में चली आई और उसकी ड्यूटी शुरू होने का वक्त था। पर्चा देने जाने से पहले उसे कई काम निपटाने होते थे। चची जान और चचा जान की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो लोग जाग चुके थे। अमल ने तेजी से हाथ चलाए, उन दोनों का नाश्ता बनाया और लेकर टेबल पर चली गई। गुड मॉर्निंग, मानूस सी आवाज सुनाई दी तो अमल के रगों पे में सनसनी सी दौड़ गई। ये वही था। अमल ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली जो लाताल्लुकी से बाबा जान से मिलते हुए कुर्सी पर बैठ रहा था। तुम कब आए, बताए नहीं आने का? चचा जान खुशदिली से कह रहे थे। चची जान भी खुशी से अपने बेटे के वारी सदके जा रही थी। बहराम खान के लबों पर मुस्कुराहट थी। बस ऑफिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है शहर में, इसीलिए अब कम कम ही चक्कर लगाता हूँ। बड़ी मुश्किल से काम से वक्त बचा कर आया हूँ। बहराम खान की बात पर अमल ने एक नफरत भरी निगाह उसकी सिमत डाली। कितना छोटा शख्स था ये। चचा जान मुस्कुरा रहे थे। शुक्र है कि तुमने अपने सारे शौक छोड़ दिए हैं। 26 साल के हो रहे हो अब। मुझे खुशी है कि तुमने अपने सारे फजूल दोस्तों से जान छुड़वा ली है और अब अपने आप को सेट कर रहे हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूंगा, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे। अमल की निगाहों में कल रात वाला मंजर घूम गया। झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि कल रात भी अपने उन्हीं आवारा लफंगे दोस्तों को हवेली में लेकर आए थे और उन सब ने मिलकर कल रात शराब भी पी है। बहराम खान ने चौंक कर सर उठाया। उसके वहमो गुमान में बिना था कि ये उनके टुकड़ों पर पड़ने वाली लड़की इतनी बड़ी बात भी कर सकती थी। क्या बकवास कर रही हो मेरे बेटे के बारे में? बोलते हुए सोच समझ कर बोलो। चची जान की करख्त आवाज पर अमल की आंखों में पानी जमा हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही चची जान, मैंने खुद कल रात को उनके कमरे में खाना पहुंचाया था। वहां उनके दोस्त मौजूद थे और ये सब लोग मिलकर शराब पी रहे थे। अमल ने भीगी आवाज में एक दफा फिर अपनी बात को दोहराया। बहराम खान यकलख्त अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शट अप, अपनी हद में रहो वरना। जाने कैसे खुद पर जब्त कर रहा था। अमल ने एक नजर चचा जान पर डाली जिनका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। क्या ये बात सच है? उन्होंने बहराम खान की तरफ मुड़कर कहा। वो जज्बस हुआ। बाबा जान आप छोड़ें इस बात को। उसने बात संभालना चाही मगर चचा जान यकदम उठ खड़े हुए थे। मैंने तुमसे पूछा है कि क्या ये बात ठीक थी? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अब अपने बिजनेस पर तवज्जो दे रहे हो। तुम शराब छोड़ चुके हो और अपने आवारा दोस्तों को भी। क्या अमल ठीक कह रही है? बताओ मुझे। वो यकदम धाड़े थे। बहराम खान ने बेबसी से अपने बाप की सिमत देखा। जी ये ठीक कह रही है, लेकिन मैं दोबारा इनसे नहीं मिलूंगा
और ना ही शराब को हाथ लगाऊंगा। उसके लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी का तासुर था। चचा जान चंद लम्हे तक अपने खूबरू बेटे की तरफ देखते रहे जिसने उन्हें बुरी तरह से मायूस किया था। निकल जाओ हवेली से और आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। तुम्हारी दिलचस्पी का सारा सामान शहर में मौजूद है। तुम्हारे हिस्से की जायदाद में तुम्हारे नाम लगा चुका हूँ। ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ हवेली वापस मत आना। जाओ यहाँ से। वो एकदम धाड़े थे। अमल का खून खुश्क हुआ और बात इतनी बढ़ जाएगी उसे अंदाजा न था। चची जान आगे बढ़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहराम खान अपनी जगह पर जामिद खड़ा था। चचा जान अपना फैसला सुना चुके थे और अब उन्हें कोई उनके फैसले से नहीं हटा सकता था। वो पलटकर अपने कमरे की सिमत जा रहे थे। बहराम खान ने खामोश निगाहों से अपने बाप को जाता देखा। वो नजरों से ओझल हुए तो उसने पलटकर एक निगाह सामने खड़ी उस लड़की पर डाली जो धीरे धीरे लरस रही थी। सब्ज आंखों में खौफ और परेशानी थी। स्याह बालों की चुटियां कमर तक आती थी। वो सादा कपड़ों में मलबूस थी। बहराम खान ने एक कटेली निगाह उस पर डाली। उसे उस लड़की से बेहद नफरत महसूस हुई थी और अगले ही पल वो मुड़कर हवेली से निकलता चला गया। वो अनापसंद था, ये बात वो सभी जानते थे। बदबख्त लड़की, उजाड़ दिया ना मेरे घर को। सांप को दूध पिला रही थी मैं तो। क्यों बताया अपने चचा जान को? सच छुपा लेती, मगर तू तो चाहती यही थी ना, हंजार। चची जान मुसलसल उसे पीटते हुए बददुआएं दे रही थी। अमल की आंखों से ढेरों आंसू बहने लगे। ये सब वो नहीं चाहती थी, मगर न जाने कैसे हो गया था। मगर वो खुद भी इस बात से लाइम थी कि इस सब का खमियाजा उसे कैसे भुगतना था। वो आखिरी पर्चा था जो देने की इजाजत उसे ना मिली थी। नतीजतन उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। बहराम खान पलटकर कभी हवेली ना आया, लेकिन हवेली के दरो दीवार अमल पर मजीद तंग हो गए। चची जान उससे मजीद जानवरों की तरह काम लेने लगी थी। चचा जान तो ऐसे अपने खौल में गुम हुए कि दोबारा कभी उन्होंने बहराम खान का नाम न लिया। और वो खुद कहाँ था इस बात से अमल भी लाइम थे, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो सर्द रात ना आ गई, जब चची जान ने उसके सर पर आकर बॉम्ब फोड़ा था। वो सारा दिन कपड़े धोने के बाद अपने सर्द पड़ते वजूद को लिए अपने स्टोर नुमा कमरे में बैठी थी जब धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अमल का दिल दहल कर रह गया। उसने सर उठाकर देखा तो दरवाजे में चची खड़ी थी। उनके तेवर हमेशा की तरह वैसे ही थे, चेहरे पर हकारत, आमेज तासुरात, आंखों में सख्ती। चलो तुम्हारे चचा बुला रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोचा था। अमल को हैरत हुई। चचा जान ने उसे खुद से अपने पास आखिरी बार न जाने कब बुलाया था। उसे तो इतना भी याद ना था, मगर एतराज करना उसकी फितरत में कहाँ था। खामोशी से चची जान के साथ घसीटती हुई वो कमरे से बाहर चली आई। चची जान उसे अपने साथ लिए सीधा हवेली के बड़े से लाउंज में चली आई। आसपास सन्नाटा था, शायद सारे मुलाजमीन को वहां से भेज दिया गया था। सामने वाले सोफे पर सिर्फ चचा जान बैठे थे। गहरी सोच में गुम उनके सामने कुछ कागजात और एक फाइल पड़ी थी। मेज पर उनका मोबाइल भी धरा था जिसकी स्क्रीन रोशन थी। गालिबन वो कुछ देर पहले किसी से फोन पर बात कर रहे थे। चची जान ने लाकर उसे तकरीबन सोफे पर पटकने वाले अंदाज में फेंका। चचा जान की पोजीशन में हनूज कोई फर्क ना आया। वो यूं ही बैठे थे और अमल का सांस रुकने लगा। वो पूछना चाहती थी कि आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाया गया, लेकिन तभी वो चौंकी। हवेली के बाहर के सिमत खुलने वाले लाउंज के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। सफेद रंग की शलवार कमीज और कंधों पर ओढ़ी हुई ब्राउन शॉल, वो वही था बहराम खान। गुजरे 2 बरसों में पहले से भी बढ़कर वजी हो गया था। हाँ, मगर एक चीज बिल्कुल वैसी थी, उसके चेहरे की संजीदगी और आंखों में से झांकते पथरीले तासुरात। अमल अपनी जगह साकित बैठी रह गई। बहराम खान के सामने आते ही चचा जान यकदम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मुझे लगता नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पर आओगे, लेकिन शुक्र है कि थोड़ी सी शर्म सलामत है तुम्हारे अंदर। बैठ जाओ। उनकी सख्त आवाज पर बहराम खान खामोशी से सामने पड़ी सोफे पर बैठ गया। क्यों बुलाया है मुझे बाबा जान आपने? वो उसी सर्द लहजे में बोला था। वो अमल के बिल्कुल बराबर वाले सोफे पर बैठा था। अमल को उसकी मौजूदगी महसूस करते अपने वजूद में चिंटियां सी चलती हुई महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें बुलाना तो नहीं चाहता था, ना ही सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था। तुम्हें जमाने भर की हर नेमत दी मैंने और अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया ताकि कभी मुझे किसी की मदद न करनी पड़ जाए। सारा रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अब तुमने जवाब में क्या किया? बुरी सोहबत में पड़ गए और बाश दोस्त बना लिए। बेहतरीन तालीम के बावजूद तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। चचा जान की आवाज पे बहराम खान ने अपने लब खींच लिए। बाबा जान, मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। क्या आपने मुझे वो सब याद दिलाने के लिए यहाँ बुलाया है? उसकी आवाज में सख्ती थी। इसहाक खान ने अपना सर झटका। झूठ मत बोलो, मुझे आज ही फारूकी ने बताया है कि तुम अपने शहर वाले फ्लैट पर लड़कियों को बुलाने लगे हो। पहले इखलाकी बुराइयां तो सारी थी तुम्हारे अंदर, अब ये काम भी शुरू कर लिया। शहर में अपने बिजनेस तुम सेटल कर चुके हो और तुम्हें आखिर जरूरत ही क्या है कि बूढ़े माँ बाप की बात सुनो? इसहाक खान के लहजे में तलखी उतर आई। बहराम खान ने अपनी मुट्ठियां भींची। अगर आपको मेरी बात की बजाय एक मामूली मुलाजिम की बात पर यकीन है तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आपने ये कहना था तो मैं जा रहा हूँ। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था जब इसहाक खान ने उसे तेज निगाहों से घूरा। वापस बैठ जाओ,
आज तक तुमने तो मेरी कभी कोई बात मानी नहीं, लेकिन अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरे जनाजे को कांधा देने की इजाजत मिले तो जो मैं कहता हूँ वैसा करो। इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दो। चचा जान की बात पर बहराम यकदम चौंका। कैसा निकाहनामा? क्यों बुलाया है आपने मुझे? साथ बैठी अमल ने बेयकीनी से सर उठाकर चचा जान को देखा। बहराम के निकाह में उसका क्या काम था? उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। मैं तुम्हारा अमल के साथ निकाह कर रहा हूँ। जो तुम्हारे करतूत हैं, कोई अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं। मैं अपना आखिरी फर्ज अदा करना चाहता हूँ। अमल की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हारे फर्ज से भी जान छूट जाएगी। इसके बाद तुम आजाद हो, जो मर्जी करते रहना। उनकी आवाज में तल्खी उभर आई थी। बहराम खान ने पलटकर एक सुलगती हुई निगाह अमल पर डाली, जो यूं बैठी थी जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। आपको लगता है कि इस लड़की को मेरे साथ शहर भेजकर आप मुझे नेक और शरीफ बना देंगे? जब मैं कह चुका हूं कि वो सारी हरकतें मैंने छोड़ दी हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? वो एकदम झुंझला गया। इसहाक खान ने सामने पड़ी फाइल उठाकर उसके सामने फेंकी। दस्तखत करो। अमल के ऊपर गोया किसी ने खोलता हुआ लावा उंडेल दिया था। खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हो रहा था। वो मौलवी साहब थे और उनके साथ हवेली के चंद मुलाजमीन भी थे। बहराम ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची। बाबा जान, ये आप सही नहीं कर रहे। मगर वहां सुनने पर कोई तैयार ही न था। इसहाक खान फैसला कर चुके थे और बहराम खान की तरफ बढ़ाते उन्होंने तनबीही अंदाज में एक दफा फिर उसे दस्तखत करने के लिए कहा। एक नफरत भरी निगाह साथ बैठी अमल पर डालते उसने तेजी से नीचे झुककर दस्तखत कर दिए। अब तुम साइन करो। उन्होंने उसी रूखे अंदाज में अमल को मुखातिब किया। वो लरस कर रह गई। इनकार करने की उसके अंदर जुर्रत ही कहाँ थी? वो उनके टुकड़ों पर पली थी और आज अगर वो अपने औबाश बेटे को संवारने का ठेका उसके हाथ में दे रहे थे तो वो कौन होती थी इनकार करने वाली? अमल को ढेरों बेबसी महसूस हुई। कपकपाते हाथों से पेन उठाकर उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मैं चलता हूँ। शिद्दत ज़ब्त के इंतहा पर पहुंचते बहराम खान यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसहाक खान ने सर उठाकर देखा। अकेले कहाँ जा रहे हो? अमल को अपने साथ लेकर जाओ। जाओ, तुम अपना सामान लेकर आओ। उन्होंने जुमले के आखिर में अमल को मुखातिब करते हुए कहा। वो खामोशी से अपनी जगह से उठ गई। कदमों में इतनी जान भी बाकी न थी कि भागकर उस हवेली से कहीं दूर निकल जाती। उस पथरीले शख्स के साथ शादी और उसके साथ जाकर रहने का तस्वुर ही सुहाने रूह था। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने कमरे की सिमत जा रही थी जब पीछे से किसी ने उसका कांधा दबोचा। वो घबरा कर पलटी। पीछे खड़ी चची जान ने सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। बहराम मेरा इकलौता बेटा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुझ जैसी हकीर लड़की को उसके साथ ब्याहूंगी, लेकिन तुम्हारे चचा ने फैसला कर लिया है। याद रखना कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस घर में रहकर बहराम को गलत कामों से रोको। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से कर दूंगी। और वैसे भी बहराम तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। चची के लहजे में नफरत थी, काट थी और न जाने क्या कुछ। वो खामोश निगाहों से उन्हें देखते ही पलट कर बाहर निकल गई। सामान, कपड़े, किताबें सब हवेली में रह गया। जब वो उसकी स्याह गाड़ी में आकर बैठी तो उसके पास सिर्फ एक दिल था और आंसुओं से भरी आंखें। मगर साथ बैठे उस पत्थर जैसे शख्स को परवाह कहाँ थी? बेनियाजी भरे अंदाज में गाड़ी चलाते वो मुसलसल ड्राइव कर रहा था। शहर पहुंचते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर गया और वो अपनी सिमत का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। वो जो आगे जा रहा था यकदम पलटा। तुम्हारी इस घर में हैसियत किसी मुलाजिम से ज्यादा नहीं। घर के सारे मुलाजमीन को मैं फारिग कर देता हूँ। आज से घर का हर काम तुम करोगी, खाना तुम पकाओगी, कपड़े तुम धोगी और बाकी का हर काम भी मेरी बीवी बनकर रहने के बावजूद जो तुम ख्वाब सजाकर आई हो, उन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच कर फेंक दो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं। बरसों पहले तुमने मेरे बाबा जान की नजरों में मुझे रुस्वा किया था। मैं जब तक जिंदा हूँ तुमसे इसी चीज का बदला लेता रहूंगा। चबा चबा कर कहते वो उसे मौत का परवाना सुना गया था। वो यूं ही खाली दिल खाली सहन लिए खुले आसमान तले खड़ी रह गई। बहराम खान ने जो कहा था वैसा ही किया। वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती। सोने के लिए भी उसे मुलाजमा के कमरे में नीचे बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता। बहराम खान तो उसे घर में छोड़कर खुद न जाने कहाँ गया कि अगले 3 रोज तक वापस ही न आया था। और जब वापस आया तो अपने कमरे में दाखिल होने वाली अमल को देखकर अपने गुस्से पर काबू न रख पाया। गाड़ी एक छटके से घर के सामने रुकी तो अमल होश की दुनिया में आई। जरा सी देर में उसने माजी से हाल का कितना लंबा सफर तय कर लिया था। बेयकीनी से उसने साथ बैठे बहराम खान को देखा, जिसके चेहरे पर वैसी ही संजीदगी थी। गाड़ी के पीछे शॉपर्स का एक ढेर था जो उसने अमल के लिए खरीदा था, और पता नहीं ये सब कुछ क्या है। गहरी सांस लेते वो गाड़ी से नीचे उतर आई। शाम 7 बजे तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, संजीदा आवाज में कहते वो घर के किसी गोशे में गुम हो गया था। मुलाजिम कपड़ों के थैले उठाकर अंदर की सिमत ले जा रहा था और वो यूं ही खाली खाली नजरों से उसे देखती पीछे चली आई। वो 7 बजे से पहले ही तैयार होकर उसका इंतजार करने लगी कि कहीं देर हो जाने पर वो खफा ना हो जाए। सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी, नफीस सा मेकअप किए वो आईने में नजर आता अपना अक्स देख रही थी। उसे अंदाजा न था कि वो इतनी खूबसूरत है,
जरा सी तैयारी ने उसे कल अभी रूप दे डाला था। मुलाजिम ने आकर उसे बाहर आने के लिए कहा था। नीचे पोर्च में वो अपनी गाड़ी में बैठा अमल का मुंतजर था। वो बारीक हील में आहिस्तगी से चलते उसके बराबर आकर बैठी। बहराम खान ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर सा गया। वो चंद सातों के लिए अपनी निगाह न हटा सका। काजल में डूबी सब्ज आंखें, खूबसूरत हेयर स्टाइल में जकड़े बाल और मरमरी वजूद पर फिसलती सुर्ख साड़ी। अमल ने मुड़कर उसे देखा। बहराम खान के चेहरे पर अलग तरह के ही जज्बात थे। चले, वो बुरी तरह से गड़बड़ा गई। बहराम खान ने अपनी निगाहें चुराई। हाँ चलो, संजीदगी से कहते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरा रास्ता वो खामोश रहा और अमल खिड़की से बाहर देखती रही। वलीमे की तकरीब इंतहाई शानदार थी। शहर के मशहूर होटल में कामरान उनका इंतजार कर रहा था और बहराम खान को देखते ही वो खिल उठा। शुक्र है भाई तू घर से निकला, वैसे भाभी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी हसीन बीवी के होते दोस्तों को तो बोलना बनता ही था। वो बेतकल्लुफ़ी से कहकर हंसा। बहराम ने एक नज़र अमल को देखा जो सुर्ख पड़ रही थी। वो खामोशी से कामरान के साथ आगे बढ़ गया और अमल चंद लम्हे तक दाएं बाएं देखती रही। उसे घबराहट हो रही थी। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, सो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। आप बहराम भाई के साथ अंदर आई हैं ना? उनकी वाइफ है ना? एक इंतहाई खुश शक्ल सी लड़की उसके पास आकर बैठी। अमल ने चौंक कर सर उठाया और बेइख्तियार ही हाँ में सर हिला दिया। बहुत खुशकिस्मत हैं आप, बहराम भाई बहुत हैंडसम हैं। दोस्तों के सर्कल में सबसे ज्यादा शानदार पर्सनालिटी उन्हीं की है। बताया तो होगा ना उन्होंने आपको कि लड़कियां कितना मरती हैं उन पर, लेकिन आफरीन है बहराम भाई पर। आज तक उन्होंने किसी को निगाह उठाकर भी नहीं देखा और शादी की तो अपनी चचाजाद से, और वो भी इतनी अचानक। हम तो सब हैरान ही रह गए थे। वो लड़की मुसलसल बोले जा रही थी। अमल को अजीब से एहसास ने आन घेरा। ओह, मैंने अपना तारुफ करवाया ही नहीं, लड़की ने कहा और उससे अपना नाम मरियम बताया। वो बहराम के किसी दोस्त की वाइफ थी। अमल खामोशी से बहराम को देखती रही जो अपने मुख्तलिफ दोस्तों से मिल रहा था। उसके हर अंदाज में शाइस्तगी थी और उसकी पर्सनैलिटी वाकई जानदार थी। वो नज़रों का मरकज़ बन रहा था। अमल ने महसूस किया कि कई लड़कियां उससे बात करने के लिए बेताब थीं। उसकी तरफ माइल थी, मगर वो संजीदगी से सर हिलाकर आगे बढ़ जाता और अमल को बज़ाहिर उसमें ऐसी कोई खराबी नजर न आई। क्या पता वाकई वो सब कुछ छोड़ चुका हो। एक ख्याल सा अमल के दिल में जागा था, लेकिन कुछ भी हो वो मुझसे नफरत करता है। अगला ख्याल आते ही उसकी सारी खुशफहमी मिट्टी में मिल गई थी। तलखी से सर छटकते वो सामने बैठी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गई। तकरीब के इख्तिताम तक उसने कई लोगों के मुंह से बहराम खान की तारीफें सुन ली थी। इसे अंदाजा हो गया था कि उस सर्कल में काफी मकबूल है। रात ढले उनकी वापसी हुई। सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों की। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी चचाजाद ने जबरदस्ती मुझसे अपनी शादी करवा ली है। गाड़ी चलाते चलाते वो सर्द लहजे में बोला। अमल ने चौंक कर गर्दन मुड़ी। बहराम खान के चेहरे पर कोई तासुरात न थे। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, चचा जान ने मुझसे जबरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवाए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने किए। मैं उनके टुकड़ों पर पलकर जवान हुई हूँ और एहसानात के बदले इनकार नहीं कर सकती थी, सो मजबूरन मुझे उस रिश्ते को कबूल करना पड़ा। तलखी से कहते वो गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी, ये जाने बगैर कि बहराम खान उसकी बात पर एक लम्हे के लिए चुप रह गया था। तो फिर शादी से इनकार क्यों नहीं किया? अब की बार फिर वो संजीदगी से बोला। अमल चंद लम्हे तक खामोश रही। क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप मेरे साथ जो भी सलूक करें मैं खुशी से कबूल कर लूंगी। आखिर आपके वालिदैन ने मुझे पाला है। अमल के लहजे में नामहसूस सी थकन उतर आई। बहराम ने रुख मुड़कर चंद सानिया तक उसे देखा। सीट की पुश से टेक लगाए वो किसी और ही दुनिया में गुम नजर आती थी। बहराम के दिल में तासुफ घर करने लगा और अपने ख्यालात को छलकते वो रुख मोड़कर गाड़ी ड्राइव करने लगा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते ही वो उतरकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। वो चंद सानिया तक वहीं बैठी रही और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई थी। बीवी का रोल खत्म हो गया था। अब उसे अपनी हैसियत में वापस आना था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, सो वो खामोशी से अपने उसी कमरे में चली गई जहाँ वो पिछली कई रातों से सो रही थी। ये किसी मुलाजमा का कमरा था जहाँ सोने के लिए जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता था। गहरी सांस लेते उसने दीवार के साथ रखी मेज पर से बिस्तर उठाया और जमीन पर बिछाने लगी, मगर लेटने से पहले चेंज करना जरूरी था। उस मेकअप और चमकती हुई साड़ी में वो यूं रात भर नहीं सो सकती थी। चंद लम्हे तक वो वहीं उंगलियां चटखाती रही। क्या करूं, कमरे में जाकर कपड़े लाऊं या नहीं? कल वाला जोड़ा भी उसी के वॉशरूम में टंगा था। अमल ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। जाना तो था ही, सो दिल कड़ा करके वो कमरे से बाहर निकल गई। बहराम खान के कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वो सो चुका था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वो अंदर ही अंदर अपने आप से उलझ रही थी और आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ, आहिस्तगी से कहते वो उसके पास से गुजरकर वॉशरूम की सिमत जाने लगी थी, जब अचानक उसे अपनी कलाई पर किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ। वो झटका खाकर मुड़ी थी। वो उसके सामने खड़ा था। अमल अंदाजा न कर पाई कि बहराम खान के चेहरे पर कैसे तासुरात थे।
मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आई हूँ, अभी चली जाऊंगी, वो बहुत मुश्किल से बोली। बहराम खान ने उसे आहिस्ता से अपने सामने किया। अगर तुम एहसान फरामोश नहीं हो तो जिस काम के लिए तुम्हें हवेली वालों ने यहाँ भेजा है वो करती क्यों नहीं? मेरी जासूसी करो ना, मेरे घर वालों को फोन करके बताओ कि मैं एक बदकिरदार और आवारा शख्स हूँ, शराब पीता हूँ, लड़कियों को अपने घर में लाता हूँ। मुझ जैसी औलाद को तो घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। दौलत है तो सही, मोहब्बत और बाकी किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? वो तल्ख लहजे में कह रहा था। उसके लहजे में न जाने कितने रवैयों के कांच टूटे थे। अमल ने हैरत से उसे देखा। बाबा जान ने जिस रोज़ मुझे हवेली से निकाला था उस रोज़ तक मैं वाकई बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो मुझे समझते हैं, आवारा, शराबी और न जाने क्या क्या। ये कारोबार मेरे लिए सिर्फ दौलत कमाने का जरिया था। मैं रिश्तों को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन हवेली से निकाले जाने पर मुझे एहसास हुआ कि ठुकराया जाना कैसा होता है। हर वो चीज़ जो मैं पहले बखुशी किया करता था मुझे उससे घुटन होने लगी। शराब मेरे लिए जहर बन गई और बाकी हर बुराई करते हुए मुझे खुद से शर्म आने लगी। नतीजा ये निकला कि पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ रहने पर फख्र महसूस करते थे खुद ब खुद ही मुझे छोड़ गए। शराब छूटी तो बाकी सारी बुराइयां खुद ही छूट गई। मैंने बिजनेस पर तवज्जो देनी शुरू कर दी, लेकिन मैं मुस्कुराना भूल गया। मैंने जिंदगी को अपने हाथों से खराब किया था। उसे सही कैसे करना है मैं नहीं जानता था। हाँ, बस मुझे एक चेहरा याद था, तुम्हारा चेहरा। तुमने मुझे उस घर से निकलवाया था। मैं तुमसे कहीं नफरत करता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर उस रोज़ तुम वो सच ना कहती तो मैं कभी ना बदलता। मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती। मैं बदल तो गया, लेकिन बाबा जान को कभी मेरा यकीन नहीं आया। वो हमेशा उन मुलाजमीन से मेरे मुतालिक तफ्तीश करवाते हैं जो ना तो उनके वफादार हैं न मेरे, इसलिए हमेशा मेरे खिलाफ उन्हें भड़काते रहते। और 2 साल बाद बाबा ने मुझे घर बुलाया भी तो किस लिए? तुमसे निकाह करने के लिए, ताकि तुम उन्हें यह बता सको कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। या शायद उन्होंने एक तरह से मेरा फर्ज अदा कर दिया है। वो फीकी सी हंसी हंसा था। अमल की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आपकी दिन भर की रिपोर्ट चचा जान को देती रहूं। आप क्या करते हैं क्या नहीं मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और अगर आप बदल चुके हैं तो फिर तो मैं आपको डिजर्व करती ही नहीं। मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फीकी सी हंसी हंसकर बोली। बहराम खान ने बगौर उसका जायजा लिया, जिसकी सब्ज आंखों में से अब 2 आंसू फिसल कर उसकी गाल पर बिखर गए थे। बहराम खान के दिल को कुछ हुआ। वो उस लड़की से इतनी नाजायज नफरत क्यों करता था? धीरे से आगे बढ़कर उसने अमल का चेहरा ऊपर किया। वो साकित रह गई। मेरा मासी अगर ताकदार है तो तुम्हारा तकलीफ दे। मैं जानता हूँ अम्मा जान का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, और रवैया तो मेरा भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने तुम्हें एक फालतू पुर्जे से ज्यादा कभी अहमियत ही नहीं दी, लेकिन आज तुम्हारे साथ इस तकरीब में जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। मैं जो एक अधूरा इंसान था, अपने माजी को छुपाने की कोशिश करने में हलकान था, तुम्हारे साथ ने मुझे इतना उजला बना दिया कि लोगों की नज़र में मेरी अहमियत बढ़ गई। शायद ये उस रिश्ते का असर है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद है। क्या हम अपने माजी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते? वो उसकी आंखों में झांकता हुआ जज्बात से चूर लहजे में कह रहा था। अमल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो एकदम बर्फ की तरह सर्द पड़ गई। पलकें झपकाकर उसने कई आंसू अपने अंदर उतार लिए थे। सामने खड़े भूरी आंखों वाले उस शख्स के चेहरे पर नरम तासुरात थे, यूं जैसे वो अपने कबूल किए जाने का मुंतज़िर हो। अमल चंद लम्हे तक उसे देखती रह गई। वो खुद क्या थी? वाकई में बस एक फालतू पुर्जा जिसकी हैसियत किसी की जिंदगी में कुछ न थी। अगर सामने खड़ा शख्स उसे खुले दिल से कबूल कर रहा था, उसे अपनी बीवी का दर्जा दे रहा था, तो वो इनकार क्यों करती? अमल के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। बहराम ने भी यकीनी से उसे मुस्कुराते देखा। थैंक यू। आहिस्ते से उसके हाथों को अपने लबों तक ले जाते वो जज्ब के आलम में बोला। अमल ने मुस्कुराकर सर झटका। मैं अपने कपड़े लेने आई थी और मुझे बहुत नींद आई है। आहिस्ते से कहते वो अपने आप को छुड़वाने लगी, मगर मुखालिफ का वैसा कोई इरादा ना था। धीरे से उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लगाते बहराम खान ने उसे अपने करीब किया। ये कमरा, ये शख्स, ये दिल, अब हर चीज़ तुम्हारी है। तुमने यहाँ से कहीं और क्यों जाना है? वो धीरे से उससे सवाल कर रहा था, जिसके जवाब में अमल के पास सिवाय एक शर्मगी मुस्कुराहट की और कुछ भी ना था। उसके सीने में मुँह छुपाते अमल ने जैसे अपने आप को उसके हवाले कर दिया था।